ओके गुड इवनिंग। सो कल हमने सेल ऑफ गुड्स एक्ट का रिवीजन देख लिया। आज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का रिवीजन देखते हैं। बेसिकली क्या होता है लॉ में कि स्टूडेंट्स इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत सारा मतलब 40% ऑफ द मैटर जो आपके मॉड्यूल में है सीएमए फाउंडेशन में वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का है। बट ये भूल जाते हैं कि बाकी निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को भी 20 मार्क्स है, सेल ऑफ गुड्स को भी 20 मार्क्स है, कॉन्स्टिट्यूशन को भी 10 मार्क्स है एंड बिजनेस कम्युनिकेशन को भी 20 मार्क्स है। ठीक है, इसलिए ये सारी चीजें आपको करनी चाहिए, अदरवाइज यू विल बी इन डिफिकल्टी इन लॉ। एनीहाउ, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बेसिकली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में है। तीन तरीके के निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं इंडिया में इस एक्ट के अंडर, 1881 के एक्ट के अंडर। पहला तो बैंकर्स चेक है, उसके बाद बिल ऑफ एक्सचेंज है जो आपने 12th में पढ़ाई की होगी, उसके बाद प्रोमिसरी नोट है। So, an instrument is a document by which right and liability of any person is created, modified, satisfied, transferred, or document. The term negotiable means transferable, and the term instrument means any written document created as a right in favor of some person. So, ये जो contract होता है negotiable instrument है, it is a contract in writing. It cannot be oral. It is in writing, and consideration is paid in price amount. It should be certain. And negotiable means जो transferable है from one person to another. So negotiable instrument the negotiable instrument means an instrument, the property in which is acquired by anyone who takes a bona fide and for value, notwithstanding any defect in the title of the transferer. इट नीड नॉट नेसेसरली बी अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। मतलब जैसे सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमने देखा था कि नेमो डैट वी हैबिट, मतलब जिसके पास टाइटल नहीं है दैट पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर टाइटल। तो उसका एक्सेप्शन था कि द पर्सन जो अगला खरीदार है मतलब बायर है, अगर ही परचेसेस दैट समथिंग फॉर consideration and in good faith, then his title is valid. Similar case इसमें है कि even though negotiable instrument is मतलब चोरी हुआ है लेकिन बायर ने परचेस करते समय विद प्राइस, ठीक है, उसको लिया है विद प्राइस एंड गुड फेथ में, देन हिज टाइटल इज वैलिड, देयर इज नो प्रॉब्लम। ठीक है, सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट इज ऑफ इट कैन बी बियरर इंस्ट्रूमेंट लाइक बैंक ब्लैंक चेक है, अकाउंट पे ही नहीं ब्लैंक चेक है, या फिर प्रोमिसरी नोट कि पेई का नाम लिखा नहीं है, ठीक है, खाली पेयर ने साइन करके दिया है। सो मतलब जिसके हाथ में आया वो इंस्ट्रूमेंट उसको पे करना है, दैट इज बियरर इंस्ट्रूमेंट। अगर किसको पे करना है उसका लिखा है कि पेई का नाम लिखा है, पे टू दिस पर्सन और ऑर्डर, ठीक है, पे टू तुषार और ऑर्डर, then it is basically not bearer instrument. It is payable to holder, payable to holder basically. Negotiable instrument may be of payable to or payable to two or more person jointly, or it may be payable to the in the alternative to one or more, one of the two or one of the several pays. मतलब आप jointly पे कर सकते हो या फिर जॉइंट पेई जो है उनमें से एक किसी को पे कर सकते हो। फ्री एंड तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फीचर क्या है? फ्री एंड इनन्यूमरेबल ट्रांसफर, कितनी बार भी अगर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी डेट आया नहीं है सो आप उसको निगोशिएट कर सकते हो बाय डिलीवरी। मतलब खाली बियरर अगर इंस्ट्रूमेंट है तो खाली डिलीवरी से वो इंस्ट्रूमेंट डिलीवर करने से निगोशिएट हो जाएगा। और अगर पेएबल टू ऑर्डर है देन डिलीवरी एंड सिग्नेचर करना पड़ेगा। जो पेई है जिसको अभी पैसा मिलने वाला उसने साइन कर दिया और फिर डिलीवरी कर दिया किसी और को, देन वो निगोशिएट हो जाता है। उसके बाद इट इज इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर्ड एड इन्फिनिटम आ सकते हैं, इसलिए ये सारे नोट्स को आपको अच्छी तरीके से पढ़ना है। फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स, द होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑब्टेन्स द गुड टाइटल टू द इंस्ट्रूमेंट नॉटविथस्टैंडिंग एनी डिफेक्ट इन द प्रीवियस होल्डर टाइटल। होल्डर इन ड्यू कोर्स इन वन who receives the instrument for consideration before maturity and without any notice to the defect in the title of the transfer। ठीक है, तो ये तीन चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के फायदे क्या है? तो होल्डर इन ड्यू कोर्स खुद के नाम पे स्यू कर सकता है। मतलब इफ आई हैव परचेज द इंस्ट्रूमेंट, आई हैव गॉट ट्रांसफर्ड द इंस्ट्रूमेंट, आई एम द ट्रांसफर ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम समवन एल्स इन गुड फेथ एंड फॉर अ कंसिडरेशन। ठीक है, सो अगर मेरे को पैसा नहीं मिला तो आई कैन sue ऑल अदर पार्टीज, प्रीवियस पार्टीज इन माई ओन नेम। लेकिन खाली होल्डर है, मतलब या तो उसने कंसिडरेशन नहीं दिया या तो गुड फेथ में नहीं लिया है, ठीक है, या फिर उसको असाइन हुआ है इंस्ट्रूमेंट किसी से विदाउट कंसिडरेशन, सो दैट पर्सन विल नॉट बी एबल टू sue समवन एल्स। ठीक है, मैंने जिससे लिया उसी को मैं sue कर सकता हूँ कि भाई मेरे को मैंने तुझसे लिया था या फिर मैंने तुझे पैसे दिए तो मेरे को क्यों पे नहीं हो रहा, तू देख ले। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन
Holder and holder in due course. Holder can sue only previous party, but holder in due course can sue all other previous parties. Presumptions तो ठीक है, ये तो ठीक है. Share certificate with brand transfer dates, deposit receipt, METS receipt are not negotiable instrument. Negotiable instrument तो तीन ही है. Even though आपके बैंक करेंसी पे नाम लिखा हुआ होता है कि गवर्नर का प्रॉमिस होता है, प्रॉमिस टू पे द होल्डर द अमाउंट ऑफ गोल्ड. सो इवन दो वर्डिंग प्रोमिसरी नोट जैसे है करेंसी के ऊपर, लेकिन इट्स नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट. ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी. उसके बाद हाँ, कुछ कुछ चीज़ों के डिस्क्रिप्शन दिए. कंसिडरेशन मतलब जो पेमेंट आपको मिलने वाला है, डेट जिस डेट पे ड्रॉ किया है. ये प्रिजम्पशंस है कि जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे लिखा होता है हम लोग प्रिज्यूम करते हैं कि ये सारी चीज़ें जो लिखी हुई है वो सही है. टाइम ऑफ ट्रांसफर, टाइम ऑफ एक्सेप्टेंस, स्टैम्प, बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रोमिसरी नोट यू नीड टू स्टैम्प करना चाहिए. आपको स्टैम्प उस पर लगाना पड़ेगा. चेक के लिए स्टैम्प की जरूरत नहीं है. ठीक है. उसके बाद negotiable instruments are of two types. Negotiable by statute. A negotiable instrument include promissory note, bill of exchange, check. ये statutorily negotiable है. And some instruments are there which are negotiable by custom or usage, even though they are not covered under Negotiable Instrument Act 1881. They are negotiable by, मतलब कोई ट्रेडिशन चलते आ रहा है उसके अंडर, जैसे कि डिविडेंड वारंट है, सर्कुलर नोट, बियरर डिबेंचर्स. तो दीज आर आल्सो negotiable, but they are not negotiable instrument as per 1881 का एक्ट. Bearer, it is negotiable instrument is said to be payable to bearer when it is expressed to be payable, so payable only, or last end or payable, so payable. And last endorsement is a blank endorsement. मतलब या तो ऐसा लिखा है कि it is payable to bearer, then that is a bearer instrument. और या फिर ऐसा लिखा हुआ है कि पेएबल टू सम पर्सन, या फिर पेएबल टू सम पर्सन, उसका मतलब उसका नाम ही नहीं लिखा है किसको पे करना है, या फिर किसी का नाम लिखा है उसने साइन करके छोड़ दिया. ठीक है. देन दैट इंस्ट्रूमेंट बिकम्स पेएबल टू बियरर. मतलब अल्टीमेटली किसको पे करना है ऐसा लिखा नहीं है, देन वो बियरर बन जाता है. अब पेएबल टू ऑर्डर है, मतलब पेएबल टू तुषार या फिर पेएबल टू तुषार एंड ऑर्डर, दोनों का मतलब सेम है कि पेएबल टू तुषार और इज ऑर्डर. ठीक है. इन लैंड एंड फॉरेन इंस्ट्रूमेंट, अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब एक भी पार्टी अगर पेएबल या फिर ड्रॉवर, पेयर, ड्रॉवर या फिर पेई इंडिया में है या फॉरेन का है, देन दैट इंस्ट्रूमेंट बिकम फॉरेन इंस्ट्रूमेंट. अदरवाइज तीनों पार्टी अगर इंडिया में, दैट इंस्ट्रूमेंट इज इनलैंड इंस्ट्रूमेंट. डिमांड एंड टाइम इंस्ट्रूमेंट. सो सम इंस्ट्रूमेंट्स आर पेएबल ऑन डिमांड, ऑन साइट, एट प्रेजेंटेशन. ठीक है. तो ऑन या फिर एट अगर लिखा हो तो दैट इंस्ट्रूमेंट विल नॉट हैव एनी डेज ऑफ ग्रेस. जो 3 days ऑफ ग्रेस रहते हैं, दैट इंस्ट्रूमेंट विल नॉट हैव एनी डेज ऑफ ग्रेस. चेक में नहीं होता, लेकिन प्रोमिसरी नोट और इसमें होता है, बिल ऑफ एक्सचेंज में. सो ऑन डिमांड या फिर एट प्रेजेंटेशन है तो देर विल नॉट बी एनी डेज ऑफ ग्रेस. जहां पे भी आपको प्रेजेंट किया जाएगा आपको पे करना पड़ेगा. और टाइम इंस्ट्रूमेंट जाके टाइम दिख रखा है, 3 महीनों बाद पे करना है या फिर इस पर्टिकुलर डेट पे करना है, देन उसमें आपको 3 days ऑफ ग्रेस मिल जाएंगे. ठीक है. उसको ये ऐसे भी बोलते हैं पेएबल आफ्टर डिमांड, आफ्टर साइट. ठीक है. सो ये लिखा है, देखिए, इफ अ प्रोमिसरी नोट और बिल ऑफ एक्सचेंज बियर्स द एक्सप्रेशन एट साइट और ऑन प्रेजेंटेशन मींस इट इज ऑन डिमांड. द वर्ड्स ऑन डिमांड आर यूजुअली फाउंड इन प्रोमिसरी नोट, वेयर एज एट साइट इज फाउंड ऑन बिल ऑफ एक्सचेंज. इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. और या फिर आफ्टर डिमांड, आफ्टर साइट, आफ्टर प्रेजेंटेशन है तो उसको 3 days ऑफ ग्रेस मिल जाएंगे. या फिर टाइम टाइम वाइज है कि इस डेट को दीजिए, 3 महीने बाद दीजिए, उसको भी डेज ऑफ ग्रेस मिल जाएंगे. जेन्यून या एकोमोडेशन एंड फिक्टिशियस बिल, व्हेन इट इज ड्रॉन, एक्सेप्टेड और एंडोर्स विदाउट कंसिडरेशन, इट इज एकोमोडेशन बिल. मतलब मैंने आपसे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ले लिया, लेकिन आई हैव नॉट, यू हैव नॉट पेड एनीथिंग टू मी. मतलब आई हैव नॉट पेड एनीथिंग टू यू, मतलब 10,000, सपोज 10,000 का बिल ऑफ एक्सचेंज मैंने, प्रोमिसरी नोट मैंने आपसे ले लिया कि आप मुझे पे करेंगे, लेकिन मैंने आपको 10,000 का कोई कंसिडरेशन नहीं दिया उससे पहले, तो दैट इज ओनली एकोमोडेशन बिल या फिर एकोमोडेशन प्रोमिसरी नोट. वेयर ड्रॉवर और पे और बोथ आर फिक्टिशियस. मतलब जो ड्रॉवर है, मतलब जो साइन करने वाला, जो बिल ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टी है, ड्रॉवर है, पेयर है और पेई है. तो ड्रॉवर एंड पेई बोथ कैन बी फिक्टिशियस, बट पेयर जो होना है वो एक्चुअल पर्सन होना चाहिए, अदरवाइज दैट इंस्ट्रूमेंट विल बी वॉइड. ठीक है. बाकी दोनों पार्टी, ड्रॉवर जो बनाने वाला है या फिर जिसको पे करना है, मतलब जिसको पैसा मिलना है, दे कैन बी फिक्टिशियस, बट जो पे करेगा ही नीड टू बी अ रियल पर्सन. If both drawer and payee of the bill are fictitious person, the acceptor is liable to the holder in due course. ठीक है. Clean and documentary bill, no document relating to goods are annexed to the bill, it is clean bill. ठीक है.
मतलब बिल के पीछे कोई बिल ऑफ एक्सचेंज है, उसके पीछे कोई रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स नहीं कि क्यों ये बिल ऑफ एक्सचेंज दिया गया, या फिर ऑल एनी डिटेल्स आर नॉट देयर, देन इट इज अ क्लीन बिल। एंड अगर कोई डॉक्यूमेंट जुड़े देन इट इज अ डॉक्यूमेंट्री बिल। तो ये एमसीक्यू में लास्ट टाइम आया था, छोटी छोटी चीजों पे एमसीक्यू आते हैं, इसलिए करना चाहिए। एम्बिगुअस इंस्ट्रूमेंट मतलब आपको पता नहीं चल रहा दैट इंस्ट्रूमेंट इज अ प्रोमिसरी नोट और अ बिल ऑफ एक्सचेंज, देन इट इज अ ambiguous instrument. In such case, the amount stated in words will be तो ambiguity में also arise when the amount is stated differently in words and figures. और वहां पे जहाँ पे वर्ड्स एंड फिगर्स में अमाउंट डिफरेंट डिफरेंट है, यू शुड टेक द अमाउंट इन वर्ड्स, क्योंकि वो ज्यादा मतलब ठीक अमाउंट है। इसलिए हमको बैंक के चेक में डिपॉजिट करते समय भी वर्ड्स में और फिगर में दोनों में लिखना पड़ता है, एंड वर्ड्स का जो है ज्यादा एक्यूरेट है। इनकोएड इंस्ट्रूमेंट इट इज ऑल्सो अनदर टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। या फिर इसमें क्या होता है कि कोई भी एक चीज, जैसे कि ड्रॉवर ने साइन कर लिया, मेकर ने साइन कर लिया, ठीक है, मतलब जिसने जब जिम्मेदारी दी, जिसने बनाया उसकी साइन है, उसके बिना तो इंस्ट्रूमेंट बन नहीं सकता। लेकिन और कुछ डिटेल्स मिसिंग है, जैसे कि पेई का नाम मिसिंग है, या फिर और कुछ चीजें मिसिंग है, फिगर पैसा कितना देना है मिसिंग है, जैसे ब्लैंक चेक है, इट्स एन इनक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट। तो उस केस में क्या होता है कि द पर्सन हु हैज इट, मतलब जो बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट है, ही हैज द अथॉरिटी टू कंप्लीट इट, ठीक है। और जो ड्रॉवर या मेकर है जिसने साइन किया है, ही कैन नॉट इग्नोर हिज लायबिलिटी लेटर ऑन, कि जैसे उसने ब्लैंक चेक किसी को दे दिया और बोला जो करना है कर लो, और जो सामने वाला बंदा है उसने 1 करोड़ 2 करोड़ डाल के खुद का नाम लिख लिया, ठीक है। तो ये जो मेकर है, ही कैन नॉट ब्लेम दैट पर्सन कि तुमने खुद का नाम क्यों लिखा, मैंने तो तुमको बोला था किसी और को दे दो, समझ गए। तो दैट इज इनक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट इज इनकम्प्लीट इन सम रिस्पेक्ट इज नोन एज इनक्वायर्ड इंस्ट्रूमेंट व्हेन अ पर्सन साइंस एंड लीवर्स टू अनदर ब्लैंक or incomplete stamp paper, he authorizes the person to make or complete upon it in negotiable instrument for any amount not exceeding the amount covered by stamp। स्टैम्प जितने का है उतना ही अमाउंट होना चाहिए, चेक में तो स्टैम्प रहता ही नहीं। द इफेक्ट ऑफ सच साइनिंग इज दैट द पर्सन साइनिंग द इंस्ट्रूमेंट इज लायबल अपॉन such instrument in the capacity in which he signed। Escrow instrument, when an instrument is drawn conditionally or for special purpose as a collateral security and not for the purpose of transferring property therein, escrow instrument collateral security की तरह जो काम करता है escrow instrument। ठीक है। सो ड्रॉवर मतलब क्या है, द मेकर और ऑफ अ प्रोमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक। ड्रॉवी मतलब जिसके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई है पेमेंट करने की, मतलब ये पेयर है। द पर्सन ऑन whom the instrument is drawn and thereby directed to pay, that is payer। या फिर एक्सेप्टर भी बोलते हैं अगर एक्सेप्ट कर लिया उसने ये इंस्ट्रूमेंट। ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड मतलब क्या है, अगर आपका मेन पेयर या फिर ड्रॉवी जो पहला नाम लिखा था वो अवेलेबल नहीं है, देन आपको इसके पास जाना है। द पर्सन हुज नेम इज गिवन इन द बिल और एनी एंडोर्समेंट देयर ऑफ इन एडिशन टू द नेम ऑफ द ड्रॉवी हु शुड बी रिजॉर्टेड इन केस ऑफ नीड, ठीक है। वेयर अ ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड इज नेम्ड इन द बिल ऑफ एक्सचेंज और एंडोर्समेंट देयर ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज इज नॉट डिसऑनर्ड अनलेस इट हैज बीन डिसऑनर्ड बाय सच ड्रॉवी। मतलब पहला वाला ड्रॉवी का पास आप गए या फिर वो मिला नहीं, उसने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर उसके बाद आपने ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड के पास गए, उसने भी मतलब एक्सेप्ट नहीं किया, फिर डिसऑनर कर दिया, नॉन पेमेंट कर दिया, देन वी कैन से दैट इंस्ट्रूमेंट इज डिसऑनर्ड आइदर बाय नॉन एक्सेप्टेंस और नॉन पेमेंट, ठीक है। एक्सेप्टर, एक्सेप्टर मतलब जो पेयर जब एक्सेप्ट करता है पेमेंट, सो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इज, या फिर ड्रॉ भी जो एक्सेप्ट करता है इंस्ट्रूमेंट की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी इज एक्सेप्टर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर मतलब जो मेन ड्रॉ भी है उसने एक्सेप्ट नहीं किया, पर्सन एक्सेप्ट इन द बिल ऑफ एक्सचेंज विच हैज बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड फॉर नॉन एक्सेप्टेंस और फॉर बेटर सिक्योरिटी सुपरा प्रोटेस्ट फॉर ऑनर ऑफ द ड्रॉवर और फॉर एनी ऑफ द एंडोर्स। मतलब जो आपका नॉर्मल ड्रॉ भी था जिसका नाम लिखा था उसने एक्सेप्ट नहीं किया, उसने डिसऑनर कर दिया, तो एज अ प्रूफ नोटिंग और प्रोटेस्टिंग मतलब उसको लीगलाइज करने के लिए आप जब एज अ प्रूफ किसी और से एक्सेप्ट कर दो कि भाई तुम साइन कर दो, एक एज अ विटनेस की तरह की जो ड्रॉवी है उसने एक्चुअल ड्रॉवी है, उसने एक्चुअल एक्सेप्टर उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो तुम साइन कर दो, देन दैट इज द एक्सेप्टर फॉर ऑनर। एक्सेप्टर फॉर ऑनर और ड्रॉवी इन केस ऑफ नीड के बीच में कंफ्यूज नहीं होना है। वीडियो को रिप्ले करके देख लीजिए लास्ट 1 मिनट को। चलो, माइनर person is not competent to contract, you know that my contract with minor is void ab initio। Minor is not competent to contract, therefore he cannot bind himself by becoming party to the negotiable instrument, but mere presence of minor in negotiable instrument does not make it invalid। तो minor बेसिकली क्या, he cannot be a payer, ठीक है, पर्सनली लायबल नहीं हो सकता वो, बट ही कैन रिसीव द मनी, ही कैन बिकम पे, ठीक है। और माइनर छोड़ के बाकी सारी पार्टी लायबल हो जाएंगी। कॉर्पोरेशन क्या विल ऑफ एक्सचेंज में पार्टी हो सकती है? यस, इट कैन बिकम पार्टी अगर उसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन मतलब उसके बायलॉज जो कंपनी के है, बॉडी कॉर्पोरेट के है, बॉडी कॉर्पोरेट मतलब सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेशन मतलब, तो बॉडी कॉर्पोरेट के बायलॉज आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में है तो वो हो सकती है। अदरवाइज अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन बायलॉज में नहीं है तो अल्ट्रा वायर्स हो जाता है। अल्ट्रा वायर्स होना मतलब क्या कि आपके
कैपेसिटी के बाहर है, या आपको इंटर में है अल्ट्रा वायर्स होना किसी कंपनी का ऑब्जेक्ट्स में, तो आपके कैपेसिटी के बाहर होना मतलब अल्ट्रा वायर्स होना। एजेंट, क्या एजेंट एक्सेप्ट कर सकता है बिल? द एजेंट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट clear that he is acting in the representative capacity, which must be evidenced by manager. He is sign such document. The form of signature must show that he does not intend to incur personal liability. मतलब साइन करते करते उसमें उसने लिखना है कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में था, कॉन्ट्रैक्ट में जाते समय उसने लिखना है कि आई एम डूइंग दिस फॉर ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिंसिपल, ऐसे क्लियर कट लिखना है, अदरवाइज ये पर्सनली लायबल हो जाता है। जैसे कि उसने लिखना है फॉर एबीसी लिमिटेड, और यहाँ पे खाली ए बोल के साइन किया है, ही बिकम्स पर्सनली लायबल हियर। सो नेक्स्ट थिंग कि क्या क्या होता है प्रोमिसरी नोट सेक्शन 4 के अंडर है। इट तो बेसिकली प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग नॉट बीइंग अ बैंक नोट और करेंसी नोट, ठीक है, इवन दो वर्डिंग सेम है, इट्स नॉट प्रोमिसरी नोट। कंटेनिंग एन अनकंडीशनल अंडरटेकिंग, बियरर ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पार्टीज कौन है? दो ही पार्टी है, मेकर पेई। मेकर मतलब जो बनाता है, साइन करता है, मेकर का साइन होना जरूरी है, पेई मतलब जिसको पेमेंट मिलना है। इट शुड बी इन राइटिंग, इट द पेमेंट प्रॉमिस टू पे शुड बी अनकंडीशनल। बिल ऑफ एक्सचेंज में ऑर्डर टू पे, जो ड्रॉवर ऑर्डर देता है किसको? पेयर को, या एक्सेप्टर को, या ड्रॉवी को, दैट शुड बी अनकंडीशनल। लेकिन ड्रॉवी या एक्सेप्टर जो पेयर या फिर पेयर है, उसका एक्सेप्टेंस कैन बी कंडीशनल। बिल ऑफ एक्सचेंज कैन बी कंडीशनल बट एक्सेप्टेंस शुड बी, उल्टा हो गया ये, ठीक है, ये एक्सेप्टेंस कैन बी कंडीशनल इन बिल ऑफ एक्सचेंज बट द ऑर्डर टू पे, बिल ऑफ एक्सचेंज ऑर्डर टू पे शुड बी अनकंडीशनल, ठीक है, ये याद रखना। ऑर्डर टू पे शुड बी अनकंडीशनल, और मेकर का जो प्रॉमिस या ऑर्डर है शुड बी अनकंडीशनल इन बिल ऑफ एक्सचेंज और promissory note. Signed by promissory note must be signed by maker. Some must be certain. Stamping of promissory note is essential under stamping Indian Stamp Act 1899. An unstamped promissory note is not admissible as evidence and no suit can be maintained. टाइम बार हो जाता है 3 साल के बाद, जैसे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में डेटर टाइम बार हो जाता है। टाइम बार होना मतलब क्या? 3 साल तक आपने कुछ नहीं किया तो आपका डेट खत्म हो गया, नो बडी इज लायबल टू पे टू यू आफ्टर 3 years इफ यू हैव नॉट टेकन एनी लीगल एक्शन अगेंस्ट हिम। बिल ऑफ एक्सचेंज सेक्शन 5 के अंडर, इट इज बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अनकंडीशनल ऑर्डर साइंड बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टन पर्सन टू पे अ सर्टन सम ऑफ मनी और टू द ऑर्डर देयर ऑफ अ सर्टन पर्सन और टू द बियरर इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तीन पार्टी है, ड्रॉवर, ड्रॉवी पे, ड्रॉवर जो बेसिकली किसी और को ऑर्डर करता है कि पेमेंट कर दो, ड्रॉवी मतलब इसको ऑर्डर दी गई है पेमेंट करने की, अगर वो एक्सेप्ट करता है तो एक्सेप्टर बन जाता है, या वही पेयर है। पे मतलब जिसको पैसे मिलने हैं, ठीक है, इसमें भी स्टैम्प ड्यूटी की जरूरत है, ठीक है, इट शुड बी स्टैम्प। ऑर्डर इन दिस सेक्शन मतलब ऑर्डर देना नहीं है, इट्स रिक्वेस्ट और डायरेक्शन। और ऑर्डर शुड बी अनकंडीशनल। A bill of exchange must be drawn unconditionally through acceptor, though acceptor or endorser may make this liability conditional. मतलब direction of payment, order of payment by the drawer must not be made to depend on contingency. उसका क्लियर कट होना चाहिए, उसकी जो ऑर्डर है शुड बी अनकंडीशनल, ठीक है, इवन दो एक्सेप्टर कैन एक्सेप्ट इट कंडीशनली, ठीक है। अ चेक इज अ बिल ऑफ, थर्ड इंस्ट्रूमेंट इज चेक, बैंकर्स चेक सेक्शन 6। A check is a bill of exchange, एक तरीके का बिल ऑफ एक्सचेंज है, drawn upon specified banker and payable on demand and it includes electronic image of truncated check. चेक इलेक्ट्रॉनिक इमेज मतलब क्या? मतलब जैसे बैंक में हम लोग चेक देते हैं तो बैंक फर्दर, मतलब मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र का चेक लेके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में दिया बिकॉज आई हैव अकाउंट इन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में देने के बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मेरा चेक हार्ड कॉपी पे लेने के बाद फिर से उसको बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हार्ड कॉपी में जाके सेटलमेंट नहीं करवाएगी पैसों का। They will click an image of it and exactly mirror image, and digitally they will inform Bank of Maharashtra that we have received this check and you are supposed to pay this amount from this account, ठीक है। So that is called as truncated और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ चेक। फिजिकल मूवमेंट हम लोग नहीं करते बाद में जाके, ठीक है, चेक का। क्लियरिंग हाउस मीन्स द क्लियरिंग हाउस मैनेज बाय आरबीआई, मतलब जो ये सारी सेटलमेंट करता है, ठीक है। चेक इज अ स्पेसिस ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज की तरह ही है, खाली चेक में क्या होता है कि जो पेयर है इट इज ऑलवेज अ बैंकर एंड इट इज ऑलवेज पेड ऑन डिमांड, ठीक है। ओके, तो check need not be stamped. It can be a bearer check or order check. It can also be a self check, मतलब ड्रॉवर भी सेम है और पे भी सेम है। ऐसा होता है बिल ऑफ एक्सचेंज में भी कि ड्रॉवर इज सेम एज पे, ठीक है। वो और क्रॉसिंग क्या है चेक की, दिस इज इंपॉर्टेंट।
So as we have discussed above, by crossing the check, the drawer instruct the banker to not to pay it to over the counter but only credit the account of the person named therein. मतलब आपने क्रॉसिंग करना मतलब क्या, जैसे कि नीचे थोड़ा सा और लिखा था इसके बारे में। एनी क्रॉसिंग करना मतलब ऐसा, अपर राइट कॉर्नर पे दो पैरेलल स्लैंट मतलब तिरछे लाइन करना, मतलब आप किसी को अकाउंट में ही पेमेंट करो, कैश में पेमेंट मत करो, ऑन ओवर द काउंटर पेमेंट मत करो, दैट इज कॉल्ड एज क्रॉसिंग। उसमें टाइप से हम लोग देखेंगे। ठीक है। ड्यू डेट ऑफ अ बिल और नोट, एवरी इंस्ट्रूमेंट पेएबल अदरवाइज देन ऑन डिमांड इज एंटाइटल्ड टू 3 days ऑफ ग्रेस। इंस्ट्रूमेंट नॉट एंटाइटल्ड टू पीरियड ऑफ ग्रेस आर, किसको पीरियड ऑफ ग्रेस नहीं है? जो ऑन डिमांड है, एट साइट है या फिर चेक है, इसको पीरियड ऑफ ग्रेस की जरूरत नहीं। पेएबल ऑन डिमांड वेयर नो टाइम इज मेंशन, पीरियड ऑफ ग्रेस टाइम मेंशन नहीं है फिर भी आपको डेज ऑफ ग्रेस नहीं है, इसका मतलब टाइम मेंशन नहीं है, इसका मतलब ये जहाँ पे भी जो डिमांड करे उसको देना है। लेकिन टाइम मेंशनड है, पीरियड मेंशनड है, तो डेज ऑफ ग्रेस विल बी देयर। ठीक है। स्पेसिफाइड डे पे है तो पीरियड ऑफ ग्रेस 3 days विल बी देयर। आफ्टर साइट है, आफ्टर हैपनिंग ऑफ सम इवेंट है, तो पीरियड ऑफ ग्रेस विल बी देयर। Period of grace will be there. Whereas instrument is payable by installment, each installment is due in 3 days after the date fixed on payment of the installment. If the due date falls on the public holiday, the bill becomes due on the immediate preceding business day. मतलब पब्लिक हॉलीडे है, अगर संडे पे है, डेज ऑफ ग्रेस मिला के आपका संडे आ जाता है, ठीक है, गुरुवार को एक्चुअल डेट था, उसमें 3 days मिला के संडे आ जाता है, सो पब्लिक हॉलीडे, तो उसके पहले वाला दिन मतलब सैटरडे को आपको लेना पड़ेगा बेसिकली। और सैटरडे को बैंक हॉलीडे है, सेकंड सैटरडे को रहता है, तो आपको फ्राइडे को लेना पड़ेगा पेमेंट। पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट इन ड्यू कोर्स मतलब क्या, जो भी चेक पे या फिर जो भी पेयर है वो देखे कि भाई किसको पे करना है, उसको मतलब जो सामने वाला बंदा वही है क्या, उसका ऑथोराइजेशन है क्या, कोई फ्रॉड तो नहीं है ना, और टाइम खत्म हुआ है ना, मैच्योरिटी हुई है ना, उसके हिसाब से कितना पे करना है, वो सब देख के अगर पेमेंट ठीक से कर दे, दैट इज कॉल्ड एज पेमेंट इन ड्यू कोर्स, पेमेंट एज पर टेन्योर मतलब टर्म। ठीक है। अगर बैंक ऐसे किसी फोर्स्ड सिग्नेचर वाले को पेमेंट करता है, लेकिन फोर्स सिग्नेचर वाले ने मतलब चेक पे फोर्जरी की है, गलत साइन किया है, किसी से चोरी की है, तो बैंक को अगर कोई शक नहीं होता या फिर कोई शक की गुंजाइश नहीं है कि बैंक ने चेक करने के बाद भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है, एज पर टेन्योर ही लगता है, ठीक लगता है सब, और उसके बाद पता चले कि भाई ये फोर्जरी था, तो बैंक का कोई गलती नहीं है। लेकिन बैंक ने अगर निग्लिजेंस दिखाया बैंकर ने, ठीक है, कि पता चल सकता था कि ये फ्रॉड है और बैंक ने पकड़ा नहीं, देन बैंक इज लायबल टू दैट पर्टिकुलर ड्रॉवर जिसका अकाउंट से उसने पे किया। डिफरेंस बिटवीन प्रोमिशन और बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ये तो आप समझ सकते हैं कि हमने देखा है बेसिकली, टू पार्टी, थ्री पार्टी, अनकंडीशनल प्रॉमिस है प्रोमिशन नोट में, अनकंडीशनल ऑर्डर है बिल ऑफ एक्सचेंज में, चेक में बैंकर पे ड्रॉ किया है। और ठीक है, नोटिस ऑफ डिसऑनर मतलब डिसऑनर अगर हो जाए प्रोमिशन नोट, तो नोटिस किसको देंगे आप लोग, क्योंकि पेयर ने ही पैसे नहीं दिए, जो मेकर है उसने ही पैसे नहीं दिए, उसने ही देने थे, नो नोटिस रिक्वायर्ड। बिल ऑफ एक्सचेंज में नोटिस इज रिक्वायर्ड, बिकॉज ड्रॉवर को पता चलना चाहिए कि पेयर ने पैसे नहीं दिए, तभी जाके ड्रॉवर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल ऑफ एक्सचेंज में बनती है। चेक में भी जरूरत नहीं है, बिकॉज जिसके बैंक अकाउंट से आप दे रहे हैं, अगर उसके बैंक चाहे या तो दो ही कारण से बैंक ना बोल देगी, बाउंस हो जाएगा चेक, या तो बैंक अकाउंट में पैसे नहीं है, या तो ड्रॉवर ने बोला है, जिसका अकाउंट होल्डर ने बोला है कि इसको पैसे मत दो, पैसे होने के बावजूद। इसलिए चेक में भी डिसऑनर की नोटिस, बाउंस की नोटिस जरूरत नहीं है, उसकी प्रोसीजर अलग है, वी विल डिस्कस दैट। चलो ठीक है, इसका तो देख लीजिए, ऑन डिमांड और सेटल को देख लिया। ठीक है, स्टैम्प किस में चाहिए, चेक में नहीं चाहिए, बाकी दोनों में चाहिए, देख लिया। क्रॉसिंग, सो बेसिकली यही स्ट्रक्चर है क्रॉसिंग का। क्रॉसिंग का मीनिंग क्या है, द एक्ट ऑफ ड्रॉइंग टू डायगोनल और ट्रांसवर्स पैरेलल लाइंस ऑन द फेस ऑफ चेक इज कॉल्ड क्रॉसिंग ऑफ द चेक। इन ट्रांसवर्स मतलब ऐसे तिरछे लाइन, ऐसे कोने में चेक के, इन अदर वर्ड्स क्रॉस चेक इज वन विच हैज टू ट्रांसवर्स पैरेलल लाइन। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट ऑफ क्रॉसिंग क्या है कि बेसिकली टू गिव प्रोटेक्शन एंड सेफ गार्ड टू द ओनर, कि भाई किसी के भी हाथ में पैसा ना चला जाए, चोरी को होने के बाद जो जिस चोर के पास ओवर द काउंटर कैश ना चला जाए। तो क्रॉसिंग में कौन से टाइप है, जनरल क्रॉसिंग। तो जनरल क्रॉसिंग में हम लोग टू पैरेलल ट्रांसफर लाइन लिखते हैं, और कुछ और वर्ड्स ऐड करे या ना करे, दैट डजंट हैव एनी मीनिंग, बट दो पैरेलल ट्रांसफर लाइंस आर इंपॉर्टेंट, एंड कंपनी या फिर जो भी लिखे। नॉट निगोशिएबल आप लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट इंस्ट्रूमेंट बिकम्स नॉन निगोशिएबल, कि आगे फिर निगोशिएट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो उसका इम्पैक्ट है। लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज है जनरल क्रॉसिंग में कि दो टू डायगोनल पैरेलल लाइंस एट लेफ्ट टॉप। ठीक है, तो जैसे कि ये सारे जनरल क्रॉसिंग के एग्जांपल्स है, दो क्रॉसिंग, एंड कंपनी लिखे, नॉट निगोशिएबल लिखे, पेज अकाउंट लिखे, जो भी लिखे, लेकिन ये दो लाइंस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ चेक कैन नॉट बी पेड एट काउंटर, द पेमेंट शुड बी मेड थ्रू अकाउंट ओनली।
if the it is the liability of the paying banker to verify proper payment in proper account, the payment does not constitute payment in due course, the banker is answerable to his customer if he pays the money to a third person without direction of the customer. तो बैंकर ने ठीक से चेक करके अगर पेमेंट नहीं किया, ठीक अकाउंट में पेमेंट नहीं किया, तो बैंकर इज अनसेबल टू हिज कस्टमर. स्पेशल क्रॉसिंग वेयर द चेक बियर्स अक्रॉस द फेस एन एडिशन ऑफ द नेम ऑफ द बैंकर. मतलब आप क्या करते हैं कि पैरेलल टू ट्रांसफर्स नहीं, चाहे नहीं लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, आप बैंक का नाम लिख देंगे, जिस बैंक के अकाउंट में ही पेमेंट करना है. जैसे कि खाली आपने लिख दिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चेक के, देन इट बिकम स्पेशल क्रॉसिंग. मतलब जिसको भी पेमेंट करना है भाई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट अगर उसके पास होगा तो उसमें ही पे कर दो. ठीक है. सो या फिर दो टू पैरेलल ट्रांसफर लाइन लिखो या और उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डाल दो. ये सब गलत था एक्चुअली, बुक में गलत दिया है. दीज आर ओनली जनरल क्रॉसिंग, ये स्पेशल क्रॉसिंग नहीं है. खाली ये स्पेशल क्रॉसिंग का एग्जांपल है. दैट टू यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखना चाहिए, या फिर पैरेलल नहीं लिखेंगे, खाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखेंगे. टू पैरेलल ट्रांसफर लाइन्स इन स्पेशल क्रॉसिंग आर नॉट एसेंशियल. द नेम ऑफ द बैंक शुड बी मेंशन्ड विद और विदाउट क्रॉसिंग. द नेम ऑफ द बैंक इटसेल्फ कंस्टिट्यूट स्पेशल क्रॉसिंग. ठीक है. और ये बाकी वर्ड्स आप ऐड करो ना करो उसका चलता है. ठीक है. सो अनदर टाइप ऑफ क्रॉसिंग, कुछ क्रॉसिंग है रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग और अकाउंट पे क्रॉसिंग. तो ये इवन दो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में ये कवर्ड नहीं है, बट इसका मतलब ये कि अकाउंट पे में डाल दो, लेकिन उसका मतलब जनरल क्रॉसिंग है, सिमिलर टू जनरल क्रॉसिंग है ये बेसिकली. ठीक है. नॉट निगोशिएबल क्रॉसिंग मतलब आप नॉन निगोशिएबल डाल देते हो, उसके बाद उसको निगोशिएट करना मुश्किल हो जाता है, निगोशिएट नहीं कर सकते. ठीक है. ये हो गया. उसके बाद स्पेशल क्रॉसिंग के बाद डबल स्पेशल क्रॉसिंग आता है. मतलब किसी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम डाल के मैंने क्रॉसिंग कर दिया, उसके बाद स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास वो चेक चला गया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने और कोई दूसरे ब्रांच के पास या फिर दूसरे कोई बैंक के पास, जैसे यूनियन बैंक के पास, वो अपना नाम काट के यूनियन बैंक का नाम लिख दिया, तो वो डबल स्पेशल क्रॉसिंग हो गया. तो वो ऐसा क्यों हुआ? सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग इज ओनली फॉर डन बाय दैट स्पेशल क्रॉसिंग बैंकर. में जिस बैंक का नाम मैंने लिखा है उसी को वही कर सकता है. दैट टू ओनली फॉर क्लियरिंग ऑफ द चेक. ठीक है. या नॉर्मल आपका पेई है या फिर ड्रॉवर है, वो ही कैन नॉट डू स्पेशल क्रॉसिंग. स्पेशल क्रॉसिंग कैन बी डन ओनली बाय दैट बैंक जिसका नाम स्पेशल क्रॉसिंग में लिखा है, एंड दैट टू फॉर एजेंट. और जो जिस बैंक का नाम लिखा जाएगा, यूनियन बैंक का नाम लिखा है स्टेट बैंक ने, तो वो यूनियन बैंक विल बी कॉल्ड एज एजेंट ऑफ स्टेट बैंक फॉर कलेक्शन. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद टू आंध्रा बैंक एज एन एजेंट फॉर कलेक्शन. मतलब स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद का नाम लिखा था, उसने आंध्रा बैंक को दे दिया फॉर कलेक्शन. ठीक है. चलो, डबल क्रॉसिंग और सेकंड स्पेशल क्रॉसिंग. वेयर चेक इज क्रॉस स्पेशली, द बैंकर टू whom it is crossed may again cross it specially to another banker, he is agent for collection. Double crossing is not permitted to general public. It is practiced only in case of transaction between bankers. ठीक है. So who can cross a check? Drawer can cross a check, पेयर कैन क्रॉस चेक, होल्डर ऑफ द चेक कैन क्रॉस द चेक. ये लोग क्रॉस कर सकते हैं. ठीक है. और ऊपर से अगर चेक इज नॉट क्रॉस, वी कैन क्रॉस इट जनरली. इफ इट इज व्हेन इट इज क्रॉस जनरली, वी कैन क्रॉस इट स्पेशली. अगर स्पेशली क्रॉस किया तो डबल स्पेशल क्रॉसिंग वो बैंक कर सकता है. स्पेशल क्रॉसिंग किया तो वी कैन ऐड वर्ड्स नॉट निगोशिएबल. मतलब स्ट्रिक्ट किया जा सकता है चीजों को, उल्टा नहीं कर सकते. स्पेशल क्रॉसिंग को जनरल क्रॉसिंग है, जनरल क्रॉसिंग को बियरर, ऐसा नहीं कर सकते. ठीक है. डिसऑनर ऑफ चेक, ये आखिरी वाला चीज है बिल ऑफ एक्सचेंज में. डिसऑनर मतलब बाउंस होना चेक. चेक इज सेड टू बी डिसऑनर्ड इफ द बैंक्स गिव द अमाउंट टू द पेई, व्हाइल इफ द बैंक रिफ्यूजेस टू पे द अमाउंट टू द पेई, द चेक इज सेड टू बी डिसऑनर्ड. In other words, dishonor of the check is condition in which the bank refuses to pay the amount of the check to the payee. Whenever the check is dishonored, the drawee bank instantly issue check return memo. तो जो चेक डिसऑनर होता है, मतलब या तो बैंक रिफ्यूज कर देती है पेमेंट करना, मतलब डिसऑनर हो गया. ठीक है. सो whenever the check is dishonored, the drawee bank, ठीक है, जो पेयर बैंक है, इंस्टेंटली इशूज चेक रिटर्न मेमो टू द पेई बैंकर. मतलब चेक रिटर्न मेमो ड्रॉवर को नहीं दिया जाता, नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं दिया जाता ड्रॉवर को, लेकिन ड्रॉवी पेई को नोटिस ऑफ चेक रिटर्न मेमो देता है पेई बैंकर को, स्पेसिफाइंग द रीजंस ऑफ डिसऑनर. और वो रिटर्न मेमो लेके जो पेई है, ही शुड सेंड नोटिस टू ड्रॉवर विद इन 13 days कि भाई तुमने जो चेक दिया था वो बाउंस हो गया, पेमेंट नहीं मिला, तुम 30 दिन के तुम पेमेंट कर दो. तो 30 दिन के अंदर नोटिस ने दे दिया बाउंस होने के बाद, तो जो ड्रॉवर है उसने उसके बाद नोटिस मिलने के बाद 15 दिनों में पेमेंट करना है. और 15 दिनों में अगर पेमेंट नहीं कर पाया, देन इट इज सेड टू बी अ क्रिमिनल एक्ट.
सो 5 इंग्रेडिएंट्स ऑफ ऑफेंस, मतलब क्या क्या होना चाहिए ऑफेंस कहने के लिए सेक्शन 138 के अंडर। सेक्शन आप याद रखना, क्रिमिनल लायबिलिटी का सेक्शन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में, कि ड्रॉविंग ऑफ द चेक हुआ है, प्रेजेंटेशन ऑफ द चेक टू द बैंक हुआ है, बैंक ने ड्रॉवी बैंक ने चेक रिटर्न किया है, चेक रिटर्न किया है, नोट गिविंग नोटिसिंग राइटिंग टू द ड्रॉवर ऑफ द चेक। ठीक है, फिर पेई ने क्या किया कि चेक रिटर्न हुआ, बाउंस हुआ, तो नोटिस दी ड्रॉवर को डिमांडिंग द पेमेंट ऑफ द चेक विद इन 30 days ऑफ डिसऑनर, और ड्रॉवर फेल्स टू पे द अमाउंट विद इन 15 days ऑफ रिसिट ऑफ दिस नोटिस, जो ऊपर दी गई थी पेई के द्वारा। अपॉन सच डिसऑनर ऑफ द इशूड चेक, द पेई कैन इनिशिएट लीगल प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 138। ठीक है, तो एनी सच पर्सन शैल बी डीम्ड टू हैव कमिटेड एन ऑफेंस, जो जिसने मतलब ऐसा किया, पेमेंट नहीं किया, विदाउट प्रीजुडाइस टू एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी एक्सटेंडेड टू 2 years, और फाइन विच में एक्सटेंड टू ट्वाइस द अमाउंट ऑफ चेक। मतलब जो चेक्स बाउंस कर, जो चेक बाउंस किया उसके बाद ड्रॉवी ने 30 days का नोटिस, पेई ने 30 days का नोटिस उसको भेज दिया कि भाई पेमेंट कर दो, उसके बाद 15 नोटिस मिलने के बाद 15 दिनों में भी उसका पेमेंट नहीं आया, देन उस पर लीगल प्रोसीडिंग हुआ सेक्शन 138 के अंडर, तो उस पर्सन को 2 साल की सजा या फिर डबल ऑफ द अमाउंट ऑफ चेक का फाइन हो सकता है। ठीक है, या फिर बोथ हो सकता है। ठीक है, और चेक आपको 3 महीना में, मतलब उसका जो भी चेक का डेट है उसके 3 महीने में उसको प्रेजेंट करना है, पहले 6 महीने था। ठीक है, टाइम बार 3 महीने में होता है, और 30 days में होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ द चेक, जब चेक बाउंस हो जाए तो उसने ये 30 days में नोटिस भेजा है ड्रॉवर को, और ड्रॉवर जो है विद इन 50 days ऑफ रिसिट ऑफ नोटिस उसने पेमेंट नहीं किया है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। ठीक है, notwithstanding anything contained in the code of criminal procedure, the court trying an offense, मतलब जो criminal liability under section 138 of instrument negotiable instrument act 1881 है, मैं ऑर्डर द ड्रॉवर ऑफ द चेक टू पे इंटरिम कॉम्पेंसेशन, मतलब केस चल रहा है तब तक आप 20% ऑफ द चेक अमाउंट डिपॉजिट कर दो, बाद में देखा जाएगा, अगर आपका कोई गलती नहीं है तो रिटर्न कर देंगे। तो जे वीर राघवन वर्सेस ललित कुमार है, ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट हेल्ड दैट एनी रीजन फॉर डिसऑनर इज एन ऑफेंस, section 138 of the Indian Negotiable Instrument Act, marginal illustrating dishonor of the check for insufficiency of fund in accounts, addition of word etc. cannot be considered as an accident. सो इट इज एन ऑफेंस, मतलब आपके बैंक अकाउंट में पैसे नहीं थे या फिर पैसे होके भी पेमेंट नहीं किया, इट्स स्टिल एन ऑफेंस। सो ये यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करने ही करने हैं, समझ के करने हैं, रट के नहीं करने हैं, और ऊपर से इंस्टीट्यूट का एमसीक्यू बैंक है उसमें से करने हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख के करने हैं, स्कैनर या क्रैकर में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के आप करिए, ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एनी हाउ आई होप यू लाइक द वीडियो, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स।